हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी लोगों का दास सर के फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बेटा। सो आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं, ये टॉपिक क्लास 10th फिजिक्स के लिए है। ध्यान में रखना बेटा, मैं क्लास 10th के फिजिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो बात की बात है, फिलहाल लास्ट क्लासेस में बेटा हम लोगों ने ओम्स लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ा था कि कैसे ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा वो सारी चीजें, उसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कवर किया था और मैंने आपको टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड कराया था, उसको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया था। सो बेटा आज के क्लास में मैं केवल आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। तो इसी पोटेंशियल के साथ बेटा मैं आज के क्लास का स्टार्ट करता हूं, जिसका टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो टॉपिक विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, इससे आप क्या समझते हो? तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि मेरे पास एक वायर है। क्या है बेटा? वायर है। इस वायर में आपको पता है कि अगर ये कंडक्टिंग वायर होगा, अगर ये कंडक्टिंग वायर होगा तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर इस वायर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, क्या देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या फिर वोल्टेज देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस वोल्टेज, इस एनर्जी सोर्स को पा करके मूव करने लगेगा। आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बेटा, तो मूव करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाकर के टकराती हैं, फ्रिक्शन करती है। क्या करती है? फ्रिक्शन करती है। और टकराने की वजह से, फ्रिक्शन करने की वजह से एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखो बेटा, अगर मैं सपोज कर लेता हूं इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, वोल्टेज दे करके काइनेटिक एनर्जी अगर इसको दिया, काइनेटिक एनर्जी मतलब उसको दौड़ने में हेल्प करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को पा करके दौड़ने की कोशिश करेगा। तो सपोज कर लो इसके पास 10 यूनिट काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले वाले इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन 10 काइनेटिक एनर्जी से दौड़ रहा है और अचानक सामने से एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और उससे जाकर के इंपैक्ट किया। तो क्या जो 10 काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, वही 10 काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा? नहीं बेटा, उससे कम मिलेगा। 9 यूनिट का शायद मिल जाए, उससे कम भी मिल सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता, उससे कम ही मिलेगा। तो सपोज करो 9 यूनिट मिल गया, तो 1 यूनिट का इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुआ? वहां पर खर्च हो गया, डेसिपेट हो गया। तो ये जो 1 यूनिट का एनर्जी जो डेसिपेट हुआ, डेसिपेट मतलब खर्च हो गया, खत्म हो गया, यही 1 यूनिट का एनर्जी हीट एनर्जी के टर्म में बाहर की तरफ निकल जाता, रेडिएट हो जाता। समझ में आ रही बात बेटा? मैं क्या बताया? मैंने बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, मूव करने की वजह से आपस में कोलाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी में कमी आ जाती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी डेसिपेट कर जाता है और इस डेसिपेशन की वजह से जो एनर्जी डेसिपेट करा है वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बहुत सिंपल है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है हीट एनर्जी का प्रोडक्शन। तो बेटे देखो, जब इंसान अपने आप को ग्रो कर रहा था, अपने बुद्धि को बढ़ा रहा था, तो उस वक्त वो अलग अलग चीजों के ऊपर काम करता था। इसमें से प्राइमरी जो टास्क थी वह है हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करना। जो प्राइमरी टास्क थी हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो हीट एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता था बेटा, लकड़ी जलाया जाता था, कोयला जलाया जाता था,
केरोसिन ऑयल जलाया जाता था, बहुत सारी चीजें यूज किया जाता था हीट एनर्जी को क्या प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, हीट एनर्जी के प्रोडक्शन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन कैसा? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकली भी प्रोड्यूस किया जाने लगा, इलेक्ट्रिकली भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाने लगा। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोग माइक्रोवेव ओवन अपने घर में रखे होंगे, तो माइक्रोवेव ओवन करता क्या है? माइक्रोवेव ओवन हीट ही तो प्रोड्यूस करता है, खाना ही तो पकाता है ना। इंडक्शन कुकर अगर देख लो, तो इंडक्शन कुकर क्या करता है? हीट एनर्जी तो प्रोवाइड करता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक आयरन देख लो, जो प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, पहले कोयले भर करके लोग करते थे, अभी इलेक्ट्रिसिटी दे करके आयरन कर लेते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी, है ना। अच्छा, इमर्सन रॉड देख लो, पानी गर्म करने के लिए। तो ये सब क्या करते हैं बेटा? ये सब हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट एनर्जी के प्रोडक्शन में एक रिवॉल्यूशन लेकर के आ गया। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बेटा, मेरा यही टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से किस प्रकार से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हमें यही स्टडी करना है आज के टॉपिक में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस क्यों होता है, और इसका एक्सप्लेनेशन हमें नोट करना होगा। वोल्टेज, when potential difference is given to a conductor, then the free electrons attains that energy and begun to move. While moving, these electrons collides with other electrons, and some of their kinetic energy dissipate. Some of their kinetic energy dissipate in the form of heat energy. In the form of heat energy. So this is about the mechanism of heat production due to a इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देने की वजह से हीट का प्रोडक्शन कैसे होगा, वही। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूं कि हीट रेडिएट हो रहा है। हीट रेडिएशन, ओके बेटा। तो ये एक्सप्लेनेशन होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, तो इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन किया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ करके एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पावर गिवन टू द कंडक्टर, पावर गिवन टू द कंडक्टर P इक्वल टू W अपॉन T। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। और हमें पता है, सिंस वी नो दैट V इक्वल टू W अपॉन Q। बेटा हमने पोटेंशियल वाले में बताया था ना कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही आपका V होता है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, और हम लोग कह सकते हैं W इक्वल टू QV। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब W की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुटिंग
the value of W in equation 1। तो W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे बेटा, तो आपको मिलेगा P इक्वल टू QV अपॉन T। ओके, तो P इक्वल टू Q अपॉन T इंटू V। P इक्वल टू Q अपॉन T इंटू V। ओहो, साइन कर रहा है बेटा। चलो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके साइड में लिखता हूं यहां पर। तो P इक्वल टू QV अपॉन T, QV अपॉन T इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो P पावर की वैल्यू QV अपॉन T आ गया। तो P इक्वल टू Q अपॉन T इंटू V लिख सकते हैं। P इक्वल टू Q अपॉन T, Q और T अपॉन T को एक साथ ले लिया, V को अलग कर दिया। और Q अपॉन T क्या है बेटा? चार्ज अपॉन टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यहां लिख रहा हूं आगे। तो P इक्वल टू V इंटू I, ये मिल गया आपको पावर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला। चलो, अगर पावर पता चल गया तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी गिवन टू द सर्किट, है ना? कितना एनर्जी इसमें, कितना एनर्जी हमने इसको दिया। तो इसे यहां लिखता हूं बेटा, यहां नोट डाउन कर रहा हूं। एनर्जी गिवन टू द सर्किट, सर्किट में कितना एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड किया। इसे तो आप लोग नोट डाउन कर चुके बेटा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। इरेज कर रहा हूं। सो एनर्जी गिवन टू द सर्किट फॉर टी टाइम, टी टाइम के लिए एनर्जी हम लोग इसको दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? P इक्वल टू VI, ये तो था ही एनर्जी ना, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी कैसा एनर्जी होगा? एनर्जी कैसा होगा? हीट एनर्जी ना, क्योंकि ये केवल कंडक्टर है, तो जो भी एनर्जी होगा वो हीट एनर्जी होगा। H इक्वल टू पावर कितना बेटा? V इंटू आई इंटू टी, H इक्वल टू वी आई टी। एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया, H इक्वल टू वी आई टी। पावर की वैल्यू कितनी? वी आई, यहां से निकाला वी आई इंटू टाइम कितना? टी। ओके, नाउ H का एक और फॉर्मूला, सिंस V इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू कितनी होती है? आई आर होती है, तो V की वैल्यू रखो, H इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, तो मिल जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला हो सकता है बेटा, I की वैल्यू क्या होती है? V बाई आर, सिंस I इक्वल टू V अपॉन आर। अब I की वैल्यू यहां रखो, तो H इक्वल टू मिल जाएगा V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, तो H की वैल्यू मिल जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके, तो हियर आर द थ्री फॉर्मूलाज, 1 2 3 फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी। ओके, तो बेटा मैंने आपको बताया कि हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो H इक्वल टू वी आई टी हो सकता है, या फिर H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो सकता है, या तो H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो सकता है। दीज आर द फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी प्रोड्यूस। इज इट क्लियर? चलो, तो नोट डाउन कर लीजिए। कहां से नोट डाउन करना है आपको? यहां से नोट डाउन करना है, फिर यहां नोट डाउन करना है। ओके, सो नोट डाउन करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं, अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे। अब आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा, दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is given by Joule, and this law is known as Joule's law. Joule's law. इस लॉ को किस नाम से जानते हैं बेटा? जूल्स लॉ. तो जूल्स ने क्या कहा था? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, जूल्स ने कहा था बेटा, फॉर अ गिवन टाइम heat energy produced in a conductor is के बाद डैश, पहला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, दूसरा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. देखो बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक मैंने जो भी बताया, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा कि अगर किसी भी कंडक्टर में हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी को अटेन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन होगा और हीट एनर्जी बाहर आ जाएगा. फिर मैंने आपको हीट एनर्जी का फॉर्मूला निकाल करके दिखाया कि इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और H इक्वल टू वी आई टी. ये तीन फॉर्मूला मैंने आपको निकाल करके बताया. फिर मैं बता रहा हूं, ये जो सारी चीजें बताई गई वो किसके द्वारा बताई गई? जूल साहब के द्वारा बताई गई, है ना? जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग बताई गई, है ना? तो जूल्स लॉ ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है व्हाट वाज द जूल्स लॉ. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, फॉर अ गिवन टाइम, एक दिए गए टाइम के लिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा H इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. मतलब if current is increasing, heat will increase. H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर. अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो हीट क्या होगा? उसके स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज होगा. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट. ठीक है. दूसरा इन्होंने कहा था कि इफ resistance of the conductor increases, heat increase. अगर रेजिस्टेंस R की वैल्यू हम लोग बढ़ा देते हैं, R क्या होता है बेटा? R क्या होता है? कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेट से पहुंचना, ऑपोजिशन, है ना? तो वही तो चाहिए यहाँ पे. कोलिजन जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतना ज्यादा होगा. वही कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, हीट इंक्रीज. हीट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होगा? इंक्रीज करेगा. इज इट क्लियर? दिस वाज द जूल्स लॉ. यही आपका जूल्स लॉ था. तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना. ओके बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन किया होगा. आपको बेटा पता है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कम होता है. रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है? कम होता है. एज वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is less, and for an insulator resistance is infinite. कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या है? कम है. इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है.
तो बेटा देखो इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, करंट का फ्लो कराना भी जरूरी है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और कंडक्टर में तो करंट फ्लो होता ही है लेकिन उसका रेजिस्टेंस कम है, तो ना ही कंडक्टर और ना ही इंसुलेटर अच्छा हीट प्रोड्यूस कर सकता है। ना कंडक्टर अच्छा हीट प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, ना ही इंसुलेटर कर सकता है। नाइदर कंडक्टर कैन प्रोड्यूस हीट एनर्जी, बेटर हीट एनर्जी, नॉर इंसुलेटर। तो सर ऐसा कौन सा है जो अच्छा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे? तो बेटा ऐसे मटेरियल्स, ऐसे मेटल्स जिनमें करंट भी फ्लो हो और जिसकी रेजिस्टेंस भी हाई हो। ठीक है, ऐसे मेटल्स जिनके अंदर करंट भी फ्लो हो और जिनका रेजिस्टेंस भी क्या हो, हाई हो, दोज मेटल्स आर गुड मटेरियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल हीट। यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें करंट भी फ्लो हो और जिनका हीट भी ज्यादा हो, ज्यादा हीट प्रोड्यूस भी करें, तो ऐसे ही मेटल केवल और केवल क्या कर सकते हैं, अच्छा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो कंडक्टर और इंसुलेटर तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहां लिख देता हूं। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर cannot be used to produce heat energy by electricity। तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो फेल हो गए, बचा क्या, सेमीकंडक्टर? नहीं बेटा, अलॉय। क्या? therefore alloys मतलब होता है बेटा मिक्सचर। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। alloys आर यूज टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय इलेक्ट्रिसिटी। alloys आर यूज टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय इलेक्ट्रिसिटी। अब वो अलॉय कौन सा है? तो एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा, एग्जांपल नाइक्रोम। ठीक है, टंगस्टन भी है बेटा, टंगस्टन। नाइक्रोम जो है बेटा, नाइक्रोम वो निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज से मिलकर के बना होता है क्या, नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे बना होता है, निकिल, क्रोमियम एंड मैग्नीज, इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, नाइक्रोम बनेगा। और नाइक्रोम का यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में। टंगस्टन का भी यूज किया जाता है किसमें, हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में। तो हीटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से है बेटा आपके पास, नाइक्रोम है, टंगस्टन है। अगर आपसे कोई पूछता है इनमें से कौन सा एक अच्छा हीटिंग एलिमेंट है, कॉपर, एल्यूमिनियम, रबर एंड नाइक्रोम, तो आप किस पे टिक करोगे, नाइक्रोम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि नाइक्रोम क्या है, एक अलॉय है, और अलॉय होने के नाते ये क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स फॉर हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के दो एग्जांपल। क्या लिखा बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज लेस एंड फॉर इंसुलेटर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है और इंसुलेटर का इनफाइनाइट होता है। सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी बाय इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर और इंसुलेटर हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। देयरफॉर अलॉयज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। इसलिए अलॉयज का यूज किया जाता है हीट एनर्जी के प्रोडक्शन में। एग्जांपल, नाइक्रोम एंड टंगस्टन आर द एग्जांपल्स ऑफ अलॉय। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज से मिलकर के बना होता है नाइक्रोम। इज इट क्लियर बेटा? चलो इसको खटाखट नोट कीजिए, आगे बढ़ना है। इरेज कर रहा हूं बेटा, पॉज करके नोट किया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलो तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सम एग्जांपल
some example of heating effect of current. heating effect of current, करंट के द्वारा हीट प्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन, तो इलेक्ट्रिक आयरन बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं केवल इलेक्ट्रिक आयरन का बेस बना रहा हूं, आप लोग जानते हैं उसका बेस कुछ इस तरीके का होता है इलेक्ट्रिक आयरन का। यहां पर से वायर्स निकले होते हैं बेटा, यू शेप का, यू शेप का, यू शेप का एलिमेंट होता है, यू शेप का एलिमेंट होता है। ये जो एलिमेंट है इसको कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट किसका होता है बेटा? नाइक्रोम का होता है ना। और भी बहुत सारे मटेरियल है उनका भी यूज कर सकते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, करंट देंगे, हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा? उस करंट को डिसिपेट करेगा, किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में, और हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक आयरन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड हो गया बेटा इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड यानी कि पानी गर्म करने वाला रॉड। तो आप लोग पानी गर्म करने वाले रॉड को देखे, वो कुछ इस तरीके का होता है बेटा। कुछ इस तरीके का होता है इमर्सन रॉड। तो बेटा ये जो इमर्सन रॉड होता है ना बेटा, ये जो रॉड है, ये रॉड आपका हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है ना, ये तो कवर होता है। केवल क्या होता है? एक कवर होता है। ये कुछ इस तरीके का होता है बेटा, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? हॉलो सिलेंड्रिकल होता है। यानी कि इस वायर को, ये जो वायर है, इसको आप जब देखोगे तो ये हॉलो सिलेंडर होता है, और इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट पड़ा होता है। क्या होता है? इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट पड़ा होता है। ऐसे करके इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट पड़ा होता है। अब ये जो रॉड है, इसको ऐसे ऐसे गोल गोल फोल्ड कर देते हैं, तो आपका इमर्सन रॉड बन जाता है। क्या बता रहा हूं? कह रहा हूं जो इमर्सन रॉड का जो निकला होता है, रॉड जिसको पानी में डालते हो, वो आपका हीटिंग एलिमेंट नहीं है। ये जो रॉड जिसको पानी के अंदर डालते हो, उसके अंदर एक वायर पड़ा होता है ना, एक वायर पड़ा होता है, उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन का जो बेस होता है वो मेटल नहीं है, वो आपका क्या है? मेटल ही है, लेकिन वो हीटिंग एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा होता है, उसको हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से इमर्सन रॉड खुद एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर पड़ा होता है हीटिंग एलिमेंट। ओके, तो इमर्सन रॉड, इलेक्ट्रिक आयरन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक करंट। दीज आर द एग्जांपल्स। तो बेटा इन दोनों एग्जांपल्स कैसे करता है प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन करता है जानते हो? कैसे करता है? वंस वी गिव द सप्लाई टू द heating element, the current passes through the heating element, and whatever energy dissipate, these energy transform into heat energy, है ना। तो ये आप अपने मन से लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन सबों को नोट डाउन कर लो। मैं एक इमेज लगा दूंगा यहाँ पर, इमेज से देख करके उसको ड्रॉ भी कर लेना। इमेज का ड्रॉ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो जरूर करते रहना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। मैं यहां पर इमेज प्ले कर दे रहा हूं, इमेज देखते रहना। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए, मैं अभी इरेज कर दूंगा। चलो बेटा, अब मैं इरेज कर रहा हूं इसको, और मैं इमेज भी हटा रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, जो कि आपके सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो बेटा देखो, इलेक्ट्रिक पावर हो चाहे कोई भी पावर हो, पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज व्हाट? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो P इक्वल टू क्या होता है बेटा? W अपॉन T। ओके, तो सिंस वी नो दैट
V इक्वल टू W अपॉन Q, सो W इक्वल टू Q इंटू V। W की वैल्यू यहां रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिलेगा P इक्वल टू Q इंटू V डिवाइडेड ओवर T। तो P इक्वल टू Q बाई T का मतलब बेटा I, तो V इंटू I, P इक्वल टू VI, और V के जगह पे IR रख दो, तो P इक्वल टू V के जगह पे IR इंटू I, तो आपको क्या मिल जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R। ये भी पावर का एक फॉर्मूला है बेटा। अच्छा चलो एक और रख देते हैं, एक और I इक्वल टू V बाई R, I इक्वल टू, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू V बाई R, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया आपके पास तीसरा फॉर्मूला। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज फॉर पावर। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो क्षमता होती है, जो रेट होता है उसको हम लोग पावर कहते हैं। ओके, तो पावर मिल गया आपको P इक्वल टू W अपॉन T, और यहां पर मैंने पावर के फॉर्मूला डेवलप कर दिया आपके लिए। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, 1 मिनट, पावर की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट लिखने के लिए देखो P इक्वल टू VI है, तो P इक्वल टू VI पावर का फॉर्मूला हो गया, तो यूनिट होगा इसका बेटा वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। पावर की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट एम्पियर। चलो, और वॉट, और वॉट, पावर की यूनिट वोल्ट एम्पियर या फिर वॉट। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है बेटा, देखो पावर का यूनिट वोल्ट एम्पियर या वॉट, ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट। ओके, चलो बेटा इतना नोट डाउन करो, इसके बाद एक और हेडिंग है आपका, ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब है बेटा, जैसे आपने घर में कोई बल्ब जला करके रखा है, तो उस बल्ब के जलने के वजह से कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपका ना, कहते हैं लोग 1 यूनिट आ गया, 2 यूनिट आ गया, 3 यूनिट आ गया। तो ये जो यूनिट है वो होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, पावर का कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर is defined as kilowatt hour, kilowatt hour, और यूनिट, और यूनिट। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज डिफाइंड एज किलोवाट आवर और यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ओके, नाउ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000, तो किलोवाट किसमें कन्वर्ट हो गया, वॉट में, और आवर को सेकंड में करना है, इंटू 60 इंटू 60, तो किसमें हो गया, वॉट सेकंड। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 इंटू 60 इंटू 60 वॉट सेकेंड, किसमें, वॉट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 इंटू 6 36,
तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू बेटा 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5, या फिर यहां पर पॉइंट लगा करके 10 टू द पावर 6 कर देते हैं। तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। वॉट सेकेंड का मतलब ही जूल होता है बेटा, ठीक है। यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। इज इट क्लियर? तो ये होता है बेटा आपका कॉमर्शियल यूनिट। आपके घर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और उस पर लिखा होगा 3 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हुआ बेटा? 3 यूनिट का मतलब देख लो, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, यानी कि 3 यूनिट मतलब 3 इंटू 1 किलोवाट आवर, यानी कि 3 किलोवाट आवर। और 3 किलोवाट आवर का मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम कर लिए? 3.6 इंटू 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलो बेटा, तो एक काम करो बेटा, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, खटक से जल्दी से नोट डाउन करो, आगे बढ़ना है, नोट डाउन करो जल्दी से। इरेज कर दिया बिना बोले, बिना पूछे? अरे सर क्यों इरेज कर दिए सर? बेटा पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो। ओके बेटा, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बता दिया, अभी हम लोग उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूं, और न्यूमेरिकल्स है कुछ इस तरीके का। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, एनसीईआरटी का। तो लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक आयरन, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्ड energy at a rate of 840 watt when heating was maximum, and 360 watt when heating was minimum. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? सभी केसेस में बेटा आपको क्या बताना है? करंट और रेजिस्टेंस बताना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कंज्यूम्ड एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग वाज मैक्सिमम। जब सबसे ज्यादा हीटिंग कर रहा था तो उस समय जो पावर का जो कंजम्पशन कर रहा था, पी की वैल्यू दिया हुआ था 840, कितना? 840 व्हेन हीटिंग वाज मैक्सिमम, जब हीट ज्यादा कर रहा था, एंड 360 वाट व्हेन हीटिंग वाज मिनिमम, और जब सबसे कम हीटिंग कर रहा था वो 360 वाट पावर को कंज्यूम कर रहा था। वोल्टेज दिया हुआ 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस? दोनों केस में आपको बताना है करंट कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा केस नंबर 1 करते हैं। सॉल्यूशन है यहां, सॉल्यूशन केस नंबर 1। तो केस नंबर क्या कह रहा है? मैक्सिमम हीट कह रहा है, मैक्सिमम हीट। पावर कितना दिया मैक्सिमम हीट में? 840 वाट, 840 वाट। ओके बेटा, व्हेन हीट वाज मैक्सिमम। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो सिंस वी नो दैट पावर P इक्वल टू VI, पढ़ा है ना हमने पढ़ा है ना, P इक्वल टू VI, अभी बताया है। तो यहां से हम लोग I निकाल लेंगे बेटा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन V। तो I इक्वल टू P कितना है बेटा? 840 अपॉन 220, कट गया, ये कट गया। अब कट के 211, 2 4 जाए, 2 2 जा 4,
तो 42/11 आ गया, है ना। तो 42/11 को डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई की वैल्यू मिलेगी 42/11, ऐसे ही रहने देते हैं एम्पियर में। तो आई पता चल गया। क्या पूछ रहा था? करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट तो निकल गया, अभी क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर, यही तो फॉर्मूला है ओम्स लॉ। तो V दिया हुआ है 220 वोल्ट, आई निकला मेरा 42/11, 42/11 इंटू आर। आर आपको निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 इंटू 11/42, ये मिल गया आपको ओम, इतना रेजिस्टेंस होगा। सॉल्व कर लेना बेटा अपने मन से। चलो कर देता हूं। 11 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 11 इंटू 11/21, ठीक है। तो यह आर की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेना आप लोग अपने मन से। ये केस नंबर 1 सॉल्व हुआ बेटा, केस नंबर 1। अच्छा, केस 2 क्या कह रहे हैं? अब जो है हीटिंग कम हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। तो यहां पर लिखा है मैक्सिमम हीट के समय वाला पावर लिया था 840। तो अब आप क्या करोगे? मिनिमम हीट वाला पावर ले लोगे, यानी पी की जगह पे 360, वोल्टेज तो अभी भी सेम रहेगा 220 वोल्ट। तो वहां से आई निकाल लेना, आई के बाद आर निकालोगे। समझ में आगे बात? चलो बेटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस सॉल्यूशन को करो और इसके बाद के सॉल्यूशन को भी सॉल्व करो, यानी कि इसका सेक्शन नंबर 2 केस 2 को सॉल्व करो खुद से। चलो चलो बेटा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने किया होगा इसे सॉल्व। कर लेना जरूर, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब is connected with a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of bulb? कह रहा बल्ब का पावर क्या होगा? क्या क्या दिया हुआ है? तो V दिया हुआ है बेटा 220 वोल्ट और I दिया है कितना? 0.50 एम्पियर। तो वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, क्या पूछ रहा है? पावर। तो पावर P इक्वल टू V इंटू आई। कितना आसान क्वेश्चन था यार, झुट्ठो करा दिए हम तो। यहां से आपको मल्टीप्लाई कर लोगे, पावर मिल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन था बेटा, दम ही नहीं था पावर। चलो नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इरेज कर रहे हैं बेटा, चलो इरेज कर दिए। कुछ था ही नहीं यार ये क्वेश्चन में, तो बेवकूफ बन गए हम लोग, बेवकूफ बन गए हम लोग। क्वेश्चन में दम ही नहीं था। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं। अच्छा क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy? What is the cost of energy to operate it for 30 days at 3.00
पर किलोवाट आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर दिया हुआ है, तो P इक्वल टू दिया कितना बेटा 400 वॉट। कितना 400 वॉट दिया हुआ है। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे 8 घंटे चलते हैं। कितना चलता है 8 घंटे। कह रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 डेज में कितने रुपए का वो जो रेफ्रिजरेटर है वो एनर्जी कंज्यूम कर गया, अगर इफ द रेट इज 3.0 पर किलोवाट, यानी कि 3 रुपए पर किलोवाट का रेट है। यानी कि अगर 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है तो उसका कॉस्ट कितना रहा 3 रुपए। 2 करेगा तो कितना 6 है ना। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 30 दिन तक। 30 दिन तक कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। चलो पावर दिया हुआ है, यहां से सॉल्यूशन करते हैं बेटा। सॉल्यूशन पावर इज 400 वॉट, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा यूनिट किसमें दिया होता है किलोवाट आवर में। कॉमर्शियल है ना, कॉमर्शियल है ना, 3 रुपए की बात कर रहा है तो कॉमर्शियल है तो किलोवाट आवर में, क्योंकि यहां पर भी 3 रुपए पर किलोवाट आवर दिया है तो यहां पर किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि वॉट में दिया है तो क्या करेंगे किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बेटा 1000 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, और 400 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो गया 0.4 किलोवाट। यानी कि फ्रिज का पावर कितना था 0.4 किलोवाट था। फ्रिज का पावर कितना था 0.4 किलोवाट था। चलो ठीक है। 8 आवर पर डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 8 घंटे चल रहा है। 1 घंटे में टाइम, चलो टाइम तो 8 आवर पर डे, प्रतिदिन 8 घंटे क्या हो रहा है चल रहा है। तो अगर प्रतिदिन 8 घंटे चल रहा है बेटा तो 30 डेज के लिए कितना होगा, क्योंकि हमें 30 डेज के लिए निकालना है। तो फॉर 30 डेज तो 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा बेटा, ये होगा 240 आवर्स। कितना बेटा 240 आवर्स। तो फॉर 30 डेज 8 इंटू 30 240 आवर्स, यानी कितने घंटे चल गए 30 दिन में कितने घंटे चले गए 240 आवर। और कितना किलोवाट का था 0.4। तो पूछ रहा है क्या कितने रुपए लगेंगे, कितना रुपए का इसने एनर्जी कंज्यूम कर लिया। तो एनर्जी कंज्यूम निकालो पहले, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम क्या होता है पावर इंटू टाइम। कितना पावर लिया बेटा, एनर्जी कंज्यूम क्या होता है V इंटू आई इंटू टी ना, V इंटू आई इंटू टी। तो वी आई का मतलब क्या पावर P, तो P इंटू टी, पावर कितना है 0.4 इंटू टाइम कितना है 240। अच्छा दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा किलोवाट आवर। ओके। तो एक जीरो इसको दे देते हैं तो आपको मिल जाएगा 4 इंटू 24 तो 16 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 96 किलोवाट आवर। 96 किलोवाट आवर यानी कि टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया बेटा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड 96 किलोवाट आवर। 96 किलोवाट आवर हो गया। अच्छा द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3 रुपीज। सो 96 किलोवाट आवर कॉस्ट विल बी 3 इंटू 96 288 रुपीज। 288 रुपए का केवल फ्रिज ने एनर्जी कंज्यूम कर लिया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर 400 वॉट है और प्रतिदिन 8 घंटे चलाया जाता है। तो कह रहा है कि 30 दिन अगर चलाया जाएगा तो 3 रुपए के हिसाब से पर किलोवाट आवर का कितना रुपए आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले पावर को हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया।
और अगर प्रतिदिन 8 घंटे चल रहे हैं तो 30 दिन में कितने घंटे चल गए? 240 घंटे। तो हमें फ्रिज ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया? तो एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इनटू टाइम, जो भी पावर होगा और जितने टाइम के लिए चला। तो पावर कितना था? 0.4 और टाइम कितना था? 240, मल्टीप्लाई कर दिया 96 किलोवाट आवर, यानी कितने एनर्जी कंज्यूम कर ली? 96 किलोवाट आवर यूज कर लिया। टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया? 96 किलोवाट आवर हो गया। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर एनर्जी को यूज करने में कितना रुपए खर्च हो रहा था? 3 रुपए खर्च हो रहे थे। तो 96 किलोवाट आवर कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू 96, 288 रुपए। बेटा समझ में आ गई बात? नोट डाउन करो इसको। सो मेरे क्लास 10th के वॉरियर्स, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले क्लास में नए पोटेंशियल के साथ और कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ। तो क्या होगा आपका अगला लेक्चर, यह आपके लिए सस्पेंस है। मैं अगले लेक्चर के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्यार बनाए रखना। सो मेरे प्यारे बच्चों, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस एंड साइंस गुरु क्लासेस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। बाय।